हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के लिए जो आपकी एमसीक्यू स्पेशल सीरीज चल रही है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारे हम इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताता हूँ। जो ये एमसीक्यू सीरीज है, देखो इसमें जो 40 नंबर के आपके एमसीक्यू आएंगे, उसमें तो आपको हेल्प मिलनी है 100%। साथ में जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए भी आप काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैं सारे फॉर्मूले साथ साथ बताता हुआ चलूँगा। तो वो फॉर्मूले आपके क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी काम आएंगे। पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक बताता हूँ कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है। आपने जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। 6 क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो? आपको मैं इन सब के नाम बता देता हूँ। ऑर्डर के अंदर आपको नाम याद रखने हैं, यानी कि ऑर्डर चेंज नहीं करना। आपको पहले क्या रखना है नाम याद? साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर यहीं से स्टार्ट कर दो आप कोट थीटा को लिखना। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करो सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। इनका ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं करना। ये फर्स्ट नंबर पे बिठाओ, इसको सेकंड पे, इसको थर्ड पे, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। मान लो ये 6 बच्चे हैं, इनकी पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 और ये इनके नाम है। आप कभी भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इनको चेंज नहीं कर सकते, बस इतनी बात याद रखना। ठीक है, अब क्या होता है देखो, इनमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, इनमें रिलेशन ये होता है, एक तो जो साइन और कोसिकेंट होते हैं ना, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे 2 और 1/2 एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है अपना? 1। तो साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका आंसर आएगा? 1 आएगा। कोस और सीकेंट की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। टेन और कोट की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो आप समझ गए, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। यानी कि अगर हम चाहें तो कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1/कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर दूसरा आप करोगे कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा। कोस और सीकेंट की प्रोडक्ट कितनी होती है? 1। तो हम सीकेंट थीटा को अगर ज़रूरत पड़ी तो लिखेंगे क्या? 1/कोस थीटा। और कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/सीकेंट थीटा। इसी तरह से टेन थीटा इंटू कोट थीटा की मल्टीप्लाई क्या होती है? हमारी 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ी कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/टेन थीटा। और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/कोट थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ठीक है, एक तो ये होगी कि इनमें रिलेशन कैसा होता है। दोनों ये रेसिप्रोकल होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं। एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। दूसरा आपका फॉर्मूला होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, और एक होता है आपका कोट थीटा का। बताओ, कोट तो टेन का क्या होता है? उल्टा होता है ना। तो ये साइन बाय कोस है, तो ये क्या होएगा आपका? कोस बाय साइन हो जाएगा। तो ये टेन और कोट के 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है आपका? कोसिकेंट थीटा को हम ज़्यादातर क्या लिखते हैं? 1/साइन। सीकेंट को हम ज़्यादातर क्या लिखते हैं? 1/कोस। और टेन को हम ये लिखेंगे और कोट को हम ये लिखेंगे। अच्छा, आप सोचोगे इन चारों को तो लिख दिया, बाकी बच गया हमारा क्या? साइन थीटा और कोस थीटा। इनको बहुत कम क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है कि साइन को 1/कोसिकेंट लिखें और कोस को 1/सीकेंट लिखें। ऐसा इसलिए होता है कि जो साइन थीटा और कोस थीटा होते हैं ना, उनको सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोला जाता है। साइन थीटा एंड कोस थीटा, साइन एंड कोस थीटा आर कॉल्ड सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। मतलब आपको सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अगर आपको ये कहे कि सिंप्लीफाई करो, तो आपका आंसर अगर साइन और कोस की फॉर्म में आ जाए ना, तो आप वहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनसे सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोई नहीं होता। तो एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर आपको इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं ट्रायंगल के अंदर। आपको पता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर बेस्ड है? राइट ट्रायंगल पे बेस्ड है। देखो ये राइट ट्रायंगल है, मान लो आपकी ए बी और सी। अगर हम कहें ये क्या है? इसका बेस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? हाइपोटेनियस है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री बाकी तो इंग्लिश में ही चलती है। इनके नाम बता देते हैं। हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और बेस को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर मान लो आपको ये एंगल गिवन है कितना? थीटा। ये मान लो एंगल कितना है? थीटा। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ना, उसको हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये बात मेरी ध्यान रखना, नोट कर लेना। थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई कहे कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, क्या होएगी? कोस थीटा की वैल्यू बताओ, टेन थीटा की, 6 के 6 की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, कोट थीटा, फिर सीकेंट थीटा, और फिर कोसिकेंट थीटा।
इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि शॉर्टकट वो बनाया हुआ है। क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, एक ही बात है। चाहे आपको जैसे याद करना है वैसे कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर कोस की निकालनी है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि दूसरा रेशो। टेन की निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि तीसरा रेशो। चौथा रेशो कहाँ से स्टार्ट होता है? मैंने कहा था यहीं से। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा कहाँ से स्टार्ट करोगे? एक मिनट। चौथा रेशो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो इधर से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पांचवा रेशो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और छठा रेशो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और वैसे भी देखो, आप मेरे को बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। फर्स्ट और सबसे लास्ट रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये पी बाई एच है, तो ये कितना होगा आपका? एच बाई, सॉरी ये मैं गलत लिखा क्या, एच बाई बी नहीं है, एच बाई पी है ये, ठीक है, लिखने में गलती होगी, एच बाई पी ये। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, सेकंड और फिफ्थ। तो देखो ये बी बाई एच है, तो ये कितना होगा? एच बाई बी। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। कौन कौन से रेसिप्रोकल्स होते हैं बताओ? फर्स्ट और सिक्स्थ। इसको एक एक बढ़ाते जाओ, इसको एक एक घटाते जाओ, इसको एक बढ़ा दो, इसको एक घटा दो, ठीक है। सबसे याद रखने का आसान तरीका ये देखो, 1 2 3 4 5 6 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और 1 नंबर पे हमेशा कौन आएगा? साइन। और मान लो सेकंड पे कौन आएगा? हमेशा कोस। मैंने आपको बताया ऑर्डर चेंज नहीं करना। अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। अगर ऑर्डर चेंज नहीं करोगे तो हमेशा आपको ध्यान रहेगा कि फर्स्ट और सिक्स्थ आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे। तो सिक्स्थ का मतलब क्या है यहाँ पे? कोसिकेंट थीटा। और फर्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। अब जैसे आपको क्वेश्चन में देखो क्या गिवन होगा, एक नोट कर लो, 5वां पॉइंट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब ये होता है कि 3 हम वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले ली 3 वैल्यू, 3 4 और 5, ठीक है। हम ये देखेंगे कि क्या इन 3 4 5 वैल्यू से एक ट्रायंगल बनेगी, जो क्या राइट ट्रायंगल होगी क्या? राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या होता है आपका? सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। ये 90 का होता है एंगल, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी। तो इस सबसे बड़ी साइड को आप क्या लिख दो? हाइपोटेनियस लिख दो। अब 3 और 4 रहेगी, किसी एक को 3 लिख दो, किसी एक को क्या लिख दो? 4। अब आप कैसे चेक करते हो कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है या फिर नहीं है? पाइथागोरस थ्योरम बता दो मेरे को क्या होती थी। ये मान लो बेस है, ये मान लो परपेंडिकुलर है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या? हाइपोटेनियस स्क्वायर। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो। अगर ये दोनों रिलेशन इक्वल आ गए तो ये राइट ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। देखो ये कितना आ गया? 9, ये कितना आ गया? 16, ये कितना आ गया? 25। 25 इक्वल टू 25, ये तो क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब ये 3 4 5 साइड मिलके क्या बनाएगी? एक राइट ट्रायंगल बनाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब कि इन 3 साइड से मिलके एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखवा रहा हूँ, सम इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनको याद रखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि पेपर में कैलकुलेशन को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट अगर मान लो आपको हाइपोटेनियस कोई 5 कह दे, ये 3 कह दे, तो ये साइड पक्का आपकी 4 ही होने वाली है, ठीक है। ये है, तो मैं कहता हूँ सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप याद रख लेना कितना होता है? 3 4 5 का। अच्छा 3 4 5 अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इस तीनों नंबर को आप किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, वो भी जो नया ट्रिपलेट आएगा ना वो भी पाइथागोरियन ही रहेगा, ठीक है। जैसे देखो मैं हर एक नंबर को 2 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 8 10 हो गया। हर एक को 3 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 12 और 15 हो गया। हर एक को मैं 4 4 नंबर से कर देता हूँ, कितना आ गया आपका? 12 16 और 20। ये सारे के सारे भी क्या है? आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। ये है। दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा यूज होते हैं ना मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ अब, ठीक है। बाकी कोई बीच में आते रहेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। एक होता है 7 24 और 25 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि 7 का स्क्वायर आप करोगे प्लस 24 का स्क्वायर और इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे? देखो 7 का स्क्वायर होता है 49,
24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये भी 625, ये भी 625, मतलब कि ये राइट ट्रायंगल बना देंगे। इसलिए इन तीनों साइड्स के ग्रुप को उसको क्या बोला जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबर का ग्रुप। जैसे 2 नंबर का जो ग्रुप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन अगर ये 3 नंबर का ग्रुप हो तो इसको पेयर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये कुछ खास ट्रिपलेट होते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। कौन से ट्रिपलेट पाइथागोरियन होंगे, जिन 3 नंबर से राइट ट्रायंगल बन सकती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेन जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किन किन ट्रिपलेट्स के ऊपर बेस होते हैं। एक तो 3 4 5 पे होते हैं, एक 7 4 और इस पे होते हैं, ठीक है। एक और लिखो आप, एक इसमें आप ये नोट कर लो 5 12 और 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 5 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे और 13 का स्क्वायर करोगे तो इन तीनों में ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। एक फोर्थ और लिख लो आप, फोर्थ लिखो 9 40 और 41, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसको आप याद रख पाते हो ना, बार बार लिख के देखोगे तो पेपर में बहुत सारी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। ये है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को मैंने आपको लिखवा दिया। ये 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर भी अगर बीच बीच में कुछ आते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब छठा पॉइंट और नोट करो। छठे पॉइंट में ये लिखो कि मान लो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है और हम बाकी 5 की निकाल सकते हैं। इफ़ वी आर गिवन, ये सारी चीज़ें आप लिख लोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री आपको मुश्किल नहीं लगेगी। इफ़ वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ एनी वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब वही साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अगर हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो देन वी कैन फाइंड the values of other 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल 6 होते हैं। अगर आपको कोई एक की वैल्यू बता देना तो बाकी 5 की 5 हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपको मान लो क्वेश्चन में कोई गिवन हो कि ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 6/10 है, ठीक है। ये कितनी आपकी 6/10 और हमसे पूछा कि क्या निकालो, आप टेन थीटा निकालो। तो आप क्या किया करो, झट से ट्रायंगल बना दिया करो। आप ट्रायंगल बना लो। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बस आप मेरे को ये बता दो। साइन का फॉर्मूला मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। साइन का अभी मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में आप मेरे को बताओ परपेंडिकुलर कितना 6 लिख दो और हाइपोटेनस को कितना लिख दो 10। तो ये साइड कितनी होगी आपकी 8 होगी, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था, देखो 3 4 5 को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 10, यानी सबसे बड़ी साइड अगर 10 है तो फिर बाकी दोनों साइड आपकी 6 और 8 ही होगी। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 6/10 आ गई ये। अब आपको निकालना क्या बताओ, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बता दो मेरे को परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 6 और बेस कितना है 8, यानी कि 3/4। इसका सही आंसर क्या है आपका 3/4। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो, आप बाकी 5 की 5 निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर मेरे को निकालना होता सीकेंट, आप बताना सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सीकेंट क्या होता है 5वां नंबर का, 5वां क्या होता है h/b। हाइपोटेनियस कितना 10 डिवाइड बाई 8, यानी कि 5 डिवाइड बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो 500 में से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू से बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब 7वां पॉइंट आप लिखो, 7th पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट अब ये है कि हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, देखो आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि साइन 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है 30 डिग्री, ठीक है। कोस 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, या टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो इस तरह से आपको वैल्यू डायरेक्ट भी पूछी जाती है और क्वेश्चंस के अंदर तो इसका आपका यूज होगा ही होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो मैं आपको इसको याद करने के लिए एक आसान टेबल बनवा देता हूँ। आप टेबल को 2-3 बार बनाओ और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करके देखो, आपको सारी की सारी वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक है। देखो टेबल बनाना मैं आपको सिखाता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले जाते ही ये टेबल बना लेनी है, क्योंकि कोई पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें इस टेबल का यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले आप खाली टाइम जो आपको मिलेगा स्टार्टिंग में पेपर पढ़ने के लिए, वहाँ पे जाते ही आप टेबल बना लेना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन थीटा लिख दो।
साइन थीटा लिख दिया। यहाँ देखो आपसे वैल्यू जो पूछी जाती है वो 0 डिग्री पे पूछी जाएगी, फिर 30 डिग्री पे पूछी जाती है, फिर 45 पे पूछी जाती है, उसके बाद 60 पे, और लास्ट आपसे पूछी जाएगी 90 पे। ठीक है, ये किस पे पूछी जाएगी? 90 पे। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि साइन की वैल्यू को याद रखने का या टेबल बनाने का सबसे ईजी मेथड क्या है। देखो ये 0 है ना, यहाँ 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4। आप क्या लिख दो? 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख दो। लिख दिया काउंटिंग। फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है? 4 4 से सभी को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सेकंड स्टेप क्या था? 4 4 से डिवाइड कर दो। थर्ड स्टेप क्या होगा? इन सभी का क्या निकाल दो? स्क्वायर रूट निकाल दो। और बस ये जो वैल्यू जाएगी ना, ये यहाँ पे लिख देना इस टेबल में। आप पहले क्या करोगे? अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करोगे और उसके बाद स्क्वायर रूट। 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0। आगे आंसर। ये कैंसिल तो होता नहीं। 1 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है? 1। 4 का कितना होता है? 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1/2। ये देखो पहले कैंसिल हो रहा है ना, अगर पहले कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, कितना आ गया? रूट 1/2। 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, 2 का कितना होता है? √2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1/√2। ये कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर वाला तो रूट में ही रहेगा, और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? √3/2। और ये कैंसिल होके कितना आ गया? √1। और √1 कितना होता है? 1। तो साइन की वैल्यू को इस तरह से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। आपसे कितनी भी प्रैक्टिस करो, लास्ट में आपको ये वैल्यू याद हो ही जाएगी। ठीक है, फिर आती है कोस की वैल्यू, कि हम कोस की वैल्यू कैसे निकालें। कोस की वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका है। देखो यहाँ पे जो आपने नंबर लिखे हैं ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इनको आप उल्टा करके लिख दो। मतलब कि पहले आपने 0 से स्टार्ट किया और यहाँ तक गए, अब आप 1 से स्टार्ट करो और ऐसे होते हुए आप 0 तक आओ। ठीक है, पहले क्या लिखो? 1, फिर क्या लिखो? √3/2, फिर क्या लिखो? 1/√2, फिर क्या लिखो? 1/2, फिर क्या लिखो? 0। समझ गए? उल्टी सीरीज आपको चलानी है बस। तो ये कोस की वैल्यू आ गई। अब आती है टेन की बात। टेन का फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन बाय कोस। साइन वाली वैल्यू को कोस वाली वैल्यू से क्या कर दो? आप डिवाइड कर दो। देखो करो, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0, इसको इससे डिवाइड करोगे 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा? 1/√3। ये तो सेम है, सेम आपस में डिवाइड होंगे तो 1, ये 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा? √3। और 1/0 क्या होता है आपका? नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि 0 से किसी नंबर को आप डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड आएगा ना, यानी कि इन्फिनिटी आएगा। ये है। तो 3 की वैल्यू मैंने आपको निकालनी सिखा दी। देखो साइन, कोस और टेन की। बाकी 3 की वैल्यू आपको निकालनी नहीं है। बाकी 3 की वैल्यू, जैसे कोट की वैल्यू पूछ ले आपसे, कोट 30 की वैल्यू पूछ ले। अभी मैंने आपको बताया था कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, बता दो? टेंजेंट होता है। ठीक है, तो आपको अगर कोट की वैल्यू पूछे ना, तो आप कोट का रेसिप्रोकल देखा करो, क्या होता है? 10। आप tan 30 की वैल्यू ढूंढ लो, कितनी है tan 30 की वैल्यू? 1/√3। तो जो tan 30 की वैल्यू है ना, उसका रेसिप्रोकल कर देना, और वही क्या होगी? आपकी कोट 30 की वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे आपको मान लो कोस 60 निकालना हो, आपको कोस 60 निकालना हो, बताना कोस 60। कोस वाली लाइन में 60 डिग्री कितना है बताओ? 1/2। तो सीकेंट 60 पता है कितना होएगा? 2 होएगा, क्योंकि सीकेंट और कोस आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ये 1/2 है तो ये कितना होगा आपका? 2/1 होगा। ठीक है, एक मेरी आप ये बात ध्यान रख लेना। ये टेबल बनाना सीख लो, और उसके बाद आपको क्या सीखना है कि बाकी 3 रेशो की वैल्यू, जैसे मान लो आपसे पूछे कोसिकेंट 60, तो कोसिकेंट 60 आपको नहीं मिलेगा इस टेबल में। कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है? साइन। साइन 60 की वैल्यू अगर √3/2 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2/√3 होगी। ठीक है, आप ये मेरी बात को ध्यान रखना। तो ये टेबल बनानी सीख लो, और इस टेबल से किस किस एंगल की वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लो। अब आपका आता है पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में आप हेडिंग डाल के ये लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जैसे वैल्यू है। आपसे बहुत बार MCQs के अंदर ये पूछा जाता है कि एक ऐसा एंगल बताओ जिस पे साइन और कोस दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आप मेरे को बताओ 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू भी 1/√2 और कोस की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/√2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैं आपको पॉइंट आउट करके इसलिए लिखवा रहा हूँ कि पेपर के अंदर आपको ये चीज़ें याद रहे। साइन थीटा और कोस थीटा आपस में इक्वल होता है कब? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, आपको थीटा की वैल्यू की क्या याद रखनी है? 45 डिग्री पे ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एक तो मेरी आप ये बात समझ गए। दूसरी बात, टेन और कोट आपस में कब इक्वल होते हैं? आप बताओ। टेन थीटा और कोट थीटा देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये। तो ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, इस पे
टेन की भी वैल्यू कितनी आएगी 1 और कोट की भी कितनी आएगी 1। तो ये भी 45 पे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये कंसेप्ट बहुत जगह आपका यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब पॉइंट नंबर 9 में आप लिखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी ट्रिग्नोमेट्री का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ स्क्वेयर्स, कि स्क्वेयर्स के अंदर इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसा रिलेशन होता है। ये 3 फॉर्मूले हैं और तीनों के तीनों फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज होगा। देखो सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा को मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, जैसे मान लो 30 लिख दो, 45 लिख दो, और उन दोनों को आप ऐड करोगे ना तो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, 1 आएगा। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप कहो ना कि साइन स्क्वेयर 30 प्लस कोस स्क्वेयर 30, आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए आपको साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसका आंसर क्या लिख देना 1, क्योंकि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर क्या होता है हमारा 1, लेकिन ये थीटा दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात मेरी ध्यान से सुन लो, ठीक है। साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1 होता है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मेरे को साइन स्क्वेयर की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे साइन स्क्वेयर की वैल्यू होएगी 1 माइनस कोस स्क्वेयर, भाई ये प्लस कोस स्क्वेयर उधर आके क्या होएगा माइनस। ऐसे ही मैं कहूँ मेरे को कोस स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए, तो इस साइन स्क्वेयर को उधर भेज दो, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर। तो फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इसको 3 तरीके से हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। ऐसे ही स्क्वेयर के अंदर दूसरा फॉर्मूला लिख लो आप। दूसरा फॉर्मूला होता है सीकेंट और टेन में, सीकेंट स्क्वेयर माइनस में टेन स्क्वेयर, ये क्या होता है 1। इसमें बीच में क्या आता है, माइनस का साइन आता है। सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि सीकेंट स्क्वेयर 60 और माइनस में टेन स्क्वेयर 60, आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आंसर कितना होगा आपका 1, क्योंकि ये थीटा आपका बस सेम होना चाहिए। ये 60 है तो ये भी क्या होना चाहिए 60। सीकेंट स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर हमेशा ही क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से वही बात मैं 2 और फॉर्मूले बताता हूँ। सीकेंट स्क्वेयर की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़े तो आप मेरे को बताओ क्या होएगी, ये माइनस टेन स्क्वेयर उधर आके क्या होएगा प्लस टेन स्क्वेयर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से, किससे, इसी से अगर मेरे को निकालनी पड़े वैल्यू किसकी, टेन स्क्वेयर की, इस टेन स्क्वेयर की, तो ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। तो यानी कि सीकेंट स्क्वेयर -1 इक्वल टू क्या बच गया टेन स्क्वेयर। या मैं लिख सकता हूँ कि टेन स्क्वेयर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी सीकेंट स्क्वेयर माइनस में 1, और सीकेंट स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस में टेन स्क्वेयर। बार बार आप लिख के देखोगे ना, जितने क्वेश्चंस में यूज करके देखोगे इन फॉर्मूले का, आपको टिप्स पे लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 फॉर्मूले होते हैं स्क्वेयर में, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर, सीकेंट स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर। तीसरा क्या रहेगा आपका, तीसरा फॉर्मूला और लिखो इसमें, ये होता है आपका कोसिकेंट स्क्वेयर माइनस में कोट स्क्वेयर। देखो दोनों को से स्टार्ट होते हैं, को, और बड़ा कौन लग रहा है आपको, कोसिकेंट स्क्वेयर, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देना, इसका आंसर भी कितना होता है 1। यहाँ से 2 नए फॉर्मूले बताओ। कोसिकेंट स्क्वेयर की वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, ये लिख दी। और अगर मैं चाहूँ कोट स्क्वेयर थीटा तो इस कोसिकेंट स्क्वेयर -1 कर दो, तो यानी कोट स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा आपका कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस में 1। तो स्क्वेयर के अंदर ये 3 फॉर्मूले होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप ये लिख लेना। अब पॉइंट नंबर 10 लिखो। इस पॉइंट के ऊपर MCQ में हर बार क्वेश्चन आता है, पॉइंट नंबर 10। मैं हर पॉइंट को फोकस करके आपको बताऊंगा ताकि एग्जाम के अंदर आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सको। देखो हमने स्क्वेयर के अंदर 3 फॉर्मूले पढ़े, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इक्वल टू 1, फिर सीकेंट स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर इक्वल टू 1। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, सीकेंट स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अच्छा यहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला अलजेब्रा में क्या होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं अपन, इज इक्वल टू क्या है 1। अब मेरे को ये बताओ, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि मैथमेटिक्स में 2 नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 1 आ रही है, इसका मतलब वे दोनों नंबर एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी कि अगर मैं चाहूँ सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालना, तो इस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को मैं नीचे लेके जा सकता हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालूँ,
तो 1 के नीचे क्या लिख दो आप, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा लिख दो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अब मैं आपको बताता हूँ। देखो पेपर में आपके क्वेश्चन ऐसा आएगा, इफ़ एग्जाम्पल लिख लो इसको, इफ़ सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, देन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आपका कितना होगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर सीकेंट प्लस 10 पूछा जाता है तो 1 के नीचे क्या लिख दो, सीकेंट माइनस 10, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 1/3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1/3। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। आपको अगर ये फॉर्मूले याद होंगे और पहले से इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर दे दोगे देखते ही। ये 3 है तो ये कितना आएगा, 1/3। अगर ये 1/3 होता तो ये कितना आ जाता, आपका 3 आ जाता, ठीक है। तो ये तो था आपका सीकेंट स्क्वायर और टेन स्क्वायर में रिलेशन। ऐसा ही किस में आएगा अब, कोसिकेंट स्क्वायर और कोट स्क्वायर में। तो लिखो सेकेंड वाला रिलेशन, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, देखो 1 होता है। अब फिर लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लगा देता हूँ, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल देना 1 कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा होगी, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि कोसिकेंट प्लस कोट की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि मैं इसको रखना चाहता हूँ अब की बार लेफ्ट साइड में, तो इसको क्या है नीचे ले जाओ, 1 कोसिकेंट माइनस कोट। तो वैसे ही सेम क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा कि अगर मान लो आपको दे दिया, इफ़ कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन आप वैल्यू निकालो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा की। आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कोसिकेंट माइनस कोट की। अभी मैंने आपको क्या बताया, कोसिकेंट प्लस कोट की दे दे और कोसिकेंट माइनस कोट की पूछ ले, तो आपको कुछ भी लिखना नहीं है, बस इसका रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5/4। या फिर माइनस वाली वैल्यू दे दे और प्लस वाली पूछ ले, तो भी आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये 4/5 है तो ये कितना होगा आपका, 5/4 होएगा, ठीक है। तो एक मैंने आपको ये मेथड बता दिया। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये कहा आपको, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। अगर ये वैल्यू मान लो 3 है तो आपसे पूछा जाता है पेपर में, देन फाइंड सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ये फाइंड करो। फिर आपसे पूछा जा सकता है सीकेंट थीटा फाइंड करो, या पूछा जा सकता है टेन थीटा फाइंड करो, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, बताओ सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए। आप ये कहोगे कि अभी हमने पढ़ा सीकेंट प्लस 10 अगर 3 है तो सीकेंट माइनस 10 कितना होगा, 1/3, ठीक है। देखो सीकेंट प्लस में 10 कितना है आपका, 3 है, तो सीकेंट माइनस 10 तो कितना होगा आपका, 1/3 होगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके क्या आप लोग सीकेंट और टेन की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते, जैसे आपने थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा है। देखो इनको मैं ऐड कर दूं, ये कट जाएंगे। सीकेंट प्लस सीकेंट कितना होता है, 2 सीकेंट थीटा, और 3 प्लस 1/3, 3 3 जा 9 और 1 10, 10/3 हो गया। 2 इस साइड आके नीचे हो जाएगा, तो सीकेंट थीटा कितना आएगा, 10/3 इंटू 2 यानी कि 5/3। तो देखो सीकेंट थीटा निकाल लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक रेशियो आपको मिल गया, बाकी पांचों रेशियो तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो सीकेंट प्लस 10 कितना था आपका, 3 था, और सीकेंट माइनस 10 हमें खुद को पता है कितना होता है, 1/3 होगा। फिर ये इन दोनों को माइनस करो, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएंगे। 10 प्लस 10 कितना हो गया, 2 टेन थीटा, और 3 माइनस 1/3 यानी कि 8/3, 2 से कट जाएगा तो 10 थीटा कितना आ जाएगा आपका, 4/3। तो मैं कहता हूँ अगर 10 और सीकेंट की अलग अलग वैल्यू भी पूछी जाए ना, तो भी आप घबराना मत, आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। बस आपकी कैलकुलेशन जो है ना अच्छी होनी चाहिए, प्लस माइनस करना, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना, इनमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ इनको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपसे देखो, मैंने आपको बहुत बार ये बताई है चीज़, x + y 10 हो और x - y 4 हो, तो x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करते हो, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, सीधा ही, ठीक है। और अगर y निकालना है, इन दोनों को माइनस करके क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। देखो ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको सीकेंट निकालना है, यानी कि पहले वाली वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड। अगर दूसरे वाली वैल्यू निकालनी है,
इन दोनों को माइनस करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, वही तो हमने किया है। तो आपको पेपर में ये कुछ लिखना नहीं है, सीधा ही आप डिवाइड कर देना ऐसे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, दोनों को माइनस करके 2 से आप डिवाइड कर देना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट थे जो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। अब हम करते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन, और फिर बीच में कुछ कुछ पॉइंट आते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो मैं आपको बताता रहूँगा। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कह रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। देखो बी के ऊपर राइट एंगल्ड है, तो आप क्या करो, बी के ऊपर राइट एंगल्ड है तो ये ट्रायंगल बना के बी को तो क्या लिख दो यहाँ पे ये। अब सी कौन सा लिखोगे, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये ए है और ये क्या है आपका सी है, ठीक है, लिख कोई भी दो, मैं कहता हूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक पॉइंट नोट कर लो आप, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और किसी भी बच्चे को इस पॉइंट की नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो क्वेश्चन पेपर में क्या कर देता है, गलत कर देता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ आपको, सी के आप सी चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेपर के अंदर अपने से पूछा गया है tan सी पूछा है, जैसे पेपर में क्या पूछा गया है, टेंजेंट सी। तो अगर सी के ऊपर वैल्यू पूछी गई है, अगर हमारे को सी की वैल्यू पूछी गई है, तो जो सी के सामने वाली साइड होती है ना, क्या होती है, सी के सामने वाली साइड होती है, इसको क्या मानते हैं हम, परपेंडिकुलर मानते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें, सी की ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, सामने वाली, सी की ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानना है हमेशा। अगर ये नहीं मानोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैं परपेंडिकुलर मानता हूँ तो मैंने इसके सामने वाली वर्टेक्स को क्या बोल दिया, सी बोल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन अपना हो गया खत्म। अब देखो आपको क्या करना है, ए बी कितना दे रखा है 24, ये कितनी है 24 है, बी सी यानी कि ये 7 है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये 7 ये 24, तो ये कितनी आएगी आपकी 25 आएगी। उसके बाद बता दो मेरे को tan सी क्या होता है, tan सी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मैंने बताया था ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख लो परपेंडिकुलर क्या है 24, बेस कितना है 7, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है 24/7। तो अगर ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको आ गए हैं अच्छे से, तो क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब मैं और करके दिखाता हूँ आपको। देखो इसमें भी आपको ये गिवन है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, अब की बार सी कितना है 90 डिग्री है, और साइन बी की वैल्यू आपको दे दी, साइन बी की वैल्यू आपको दे दी, तो आप ट्रायंगल कैसे बनाओगे। देखो आप ये ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल तो किस पे है, सी पे, तो सी को तो आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन ये ए होगा कि ये होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूँ जो आपको ये गिवन होता है ना बी, तो आप बी इसी को मान लिया करो, क्योंकि सब बच्चों की लगभग आदत क्या होती है, वो इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक है। तो आप बी इसी को मान लो, इसके सामने वाली वर्टेक्स को, ये ए, तो ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। अब आप मेरे को बताओ, साइन बी की वैल्यू गिवन है आपको कितनी, 4/5। मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कोई मेरे को बता देना तो मैं बाकी पांचों की निकाल सकता हूँ। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बस आप ये बता दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो आप क्या मान लो, परपेंडिकुलर को 4 और हाइपोटेन्यूस को कितना मान लो 5, ये 5 होगी, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4। तो ये साइड आपको निकाल के देखने की जरूरत है क्या, आपको होगी जी बिल्कुल नहीं है, ये तो 3 होती है, क्योंकि 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। लेकिन वो कब होता है, जब सबसे बड़ी साइड कितनी हो 5, ये 5 होगी और ये 4 होगी, तब इसको 3 मत लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। अब आप बताओ, एक राइट ट्रायंगल में तीनों साइड आ गई, तो आपसे कुछ भी पूछ ले। अब क्या पूछा है, कोस बी। अब बता दो कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो देख लो बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूस कितना है 5, तो आपका आंसर कितना आ गया 3/5। कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ट्रायंगल बना लो और जो एंगल आपको गिवन है ना वो यहाँ पे लिख दिया करो, ठीक है, ताकि इसको आप हमेशा क्या बोल सको, परपेंडिकुलर ही बोल सको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत आसान है, tan a आपको दे रखा है, और सॉरी cos a दे रखा है और tan निकालना है, ठीक है। तो आप क्या बना लिया करो, सीधी ट्रायंगल बना लो। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो और दूसरा पूछा हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे ए गिवन है ना, और ए में ही पूछी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए इसको मान लो, ठीक है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो कोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोस ए, कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सबको पता है ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि 4/5। तो मैं कहता हूँ क्या क्या मान लो, आप बताओ मेरे को, बेस को 4 मान लो, ये कितना है आपका बेस 4 मान लो,
और हाइपोटेनस को कितना मान लो आप 5 मान लो। तो ये बताओ फिर ये जो परपेंडिकुलर है ये ऑटोमेटिकली आपका 3 हो गया क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल हो गया, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 10a की। अगर एक ट्रायंगल में तीनों साइड आपको पता लग गया ना, आप किसी भी रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देख लो इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4, आंसर कितना आ गया आपका 3/4। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, 3/4। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैं सारे करवा दूंगा, कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि आपके एग्जाम में जो है ना वो पूछ लिया जाए। मैं सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ऐसा ही ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पीछे वाला, कि एक रेशियो की वैल्यू आपको दे दी और दूसरे की पूछ ली, ठीक है। फिर भी क्या करो आप ट्रायंगल बनाओ। आप क्या कर लो, ट्रायंगल बना लो। देखो जिसकी वैल्यू गिवन होती है ना, मैं कहता हूँ उसको ये वाला वर्टेक्स मान लिया करो, ताकि आपसे गलती ना होए। इसको हमेशा फिर क्या बोल दो? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोल दो? बेस। और इसको क्या बोल दो? हाइपोटेन्यूज। अब आप मेरे को बताओ, साइन का जो फॉर्मूला होता है अपना वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और वैल्यू इसकी कितनी गिवन है? 1/2। यानी कि आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर को कितना मानोगे? 1, ये 1। हाइपोटेन्यूज को कितना मानोगे? 2। तो अब बताओ ये साइड कैसे निकालोगे? बेस कैसे निकालते हो बताओ? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो और उसका पूरे का क्या निकाल दो? स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ गया आपका? √3। बेस कितना आ गया? √3 आ गया। अब तीनों साइड जब ट्रायंगल की आ गई तो आपसे पूछा क्या है? कोट ए। आप मेरे को बता दो कोट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोट क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देख लो बेस कितना है आपका? √3। परपेंडिकुलर कितना है? 1। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया आपका? √3 आ गया। बस ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई। उसके बाद तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए ट्रिग्नोमेट्री में, हर किसी क्वेश्चन का जवाब आपके पास होने वाला है, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। देखो इसके मैं 2 मेथड आपको बता देता हूँ। पेपर में अगर आपको मान लो ध्यान नहीं आता तो आप क्या करो, इनकी वैल्यू पुट कर दो। देखो साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60, इसका आपको आंसर निकालना है। मैंने आपको टेबल सिखाई थी, उस टेबल को आप याद करोगे तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और इसका क्या है? स्क्वायर है। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका क्या है? स्क्वायर है। आप ये बताओ, इसका स्क्वायर खोलो। √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 3, और 2 को 2 बार करोगे कितना आएगा? 4। और 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है? 1/4। एलसीएम लोगे तो 3 प्लस में 1, 4/4। यानी कि आंसर कितना आ गया? 1। ये आंसर हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ पेपर के अंदर इस क्वेश्चन में कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या है? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा? 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा को चाहे आप कुछ भी पुट कर लो, बस ये और ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब आप मेरे को बता दो, ये 60 और ये भी 60 है, सेम है। आप कहोगे जी इसका आंसर तो क्या होता है आपका? 1 होता है। फिर साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60, ये हमेशा क्या होगा? 1। आपको सोल्व करके देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सोल्व किया तब भी 1 आया, बिना सोल्व करते तब भी क्या आता? 1। ऐसे ही मैं पूछ लूँ आपसे, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 कितना होगा? आप झट से कह देना कितना होगा? 1। मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर 90 प्लस कोस स्क्वायर 90 कितना होगा? आप बोल देना कितना? 1। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 कितना होगा? आप बोल देना कितना होगा? 1। साइन स्क्वायर 0 प्लस कोस स्क्वायर 0, ये भी कितना होगा आपका? 1, ठीक है। तो यानी कि दोनों एंगल बस आपके सेम होने चाहिए और बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा ही क्या होगा आपका? 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट आंसर इसका बता सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये 3 फॉर्मूले के ऊपर मैंने क्वेश्चन दिए ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। ये देख लो, पहला मेथड तो वही, जिस बच्चे को फॉर्मूले नहीं आते और टेबल आती है तो देखो क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर 60 माइनस में टेन स्क्वायर 60। आप बस मेरे को ये बता दो सीकेंड 60 की वैल्यू क्या होती है। आप कहोगे जी हमारे को सीकेंड 60 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोस। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो सीकेंड 60 की वैल्यू कितनी होगी? 2/1। तो यानी कि ये क्या होएगा आपका? 2/1 का स्क्वायर। टेन 60 कितना होता है? √3 होता है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से 3 गया यानी कि 1, और 1 ही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। लेकिन ये तो फर्स्ट मेथड था, मैं तो आपको बताता हूँ शॉर्टकट। शॉर्टकट यानी कि फॉर्मूला बेस्ड। देखो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
कितना होगा 1। ये क्या होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, आप थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है। यानी कि थीटा को 30 पुट कर लो, 60 कर लो, 45 कर लो, आंसर हमेशा ही क्या आना है 1 आना है। तो बताओ ये दोनों एंगल क्या है सेम है और बीच में माइनस का साइन है, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप एक पॉइंट बना के नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एग्जाम में कई बार वैल्यू है ना ऐसे पूछी जाती है, tan² 60 माइनस sec² 60, और बच्चे गलती से इसका आंसर भी क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, जो कि क्या है गलत है। आप मेरे को बताओ अगर a माइनस बी 1 होता है तो क्या b माइनस ए भी 1 होएगा? आप कहोगे नहीं, ये क्या होगा फिर -1, क्योंकि यहाँ से माइनस जब कॉमन लोगे तभी तो b माइनस ए बनेगा ना। तो आपका फॉर्मूला जो होता है उसमें sec² पहले आता है और फिर बाद में क्या आता है tan², और बीच में साइन क्या आता है माइनस का, लेकिन यहाँ तो tan² माइनस है, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लो बाहर, माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा आपका अंदर, और ये क्या बन जाएगा प्लस। तो देखो अंदर अब की बार तो क्या बन गया आपका sec² के साथ प्लस का साइन आ गया और tan² के साथ क्या आ गया माइनस का, और sec² माइनस tan² क्या होता है आपका 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा -1। तो मेरी ये बात बहुत ध्यान से नोट कर लेना, पहले sec² आना चाहिए, अगर पहले tan² आ गया तो आंसर फिर आपका कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाए तो कोई बच्चे को देखो ध्यान नहीं रहता इतना कि पहले tan² आता है या sec² आता है, वो तो उसको डायरेक्ट क्या कर देगा 1 टिक कर देगा, और जो उसका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है कि बच्चे बेसिक जो मिस्टेक्स होते हैं पेपर में वो कहाँ करते हैं, तो मैं सारी बातें आपको बताता हुआ चलूँगा कि आपको ये मिस्टेक एग्जाम के अंदर नहीं करनी। अब देखो ये वही क्वेश्चन मैंने इसमें दे दिया आपको कि tan² माइनस sec² 30, पहले tan² आ गया फिर sec² आ गया, तो मैंने अभी क्या बताया था आंसर कितना आएगा इसका -1, क्योंकि एंगल क्या है आपका सेम। तो अगर sec² 30 माइनस tan² 30 होता तो इसका आंसर क्या आ जाता 1, लेकिन पहले tan² है फिर sec² है तो आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, बस खत्म। अब ये देखो यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कई बार, tan² 30 प्लस sec² 30, यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर तो माइनस का साइन होता है, तो ये तो क्या आ गया प्लस आ गया ना, तो यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो इसका हम बेसिक मेथड लगाएंगे tan² 30 और प्लस में sec² 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 का क्या होएगा स्क्वायर। secant 30, देखो मैं secant की वैल्यू नहीं जानता लेकिन cos की वैल्यू जानता हूँ, cos 30 कितना होता है √3/2, तो secant 30 क्या होगा इसका उल्टा, यानी कि 2/√3, तो 2/√3 का क्या हो जाएगा ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बताओ मेरे को ये कितना हो गया 1/3, ये कितना हो गया 4/3, 1 + 4 यानी कि 5/3, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 5/3 है, ठीक है। तो मैं हर एक वो क्वेश्चन इंक्लूड कर लूँगा जहाँ पे मेरे को लगेगा कि स्टूडेंट एग्जाम में इस क्वेश्चन को जब पहली बार पढ़ेगा तो वो कन्फ्यूज हो सकता है, मैं वे सारे क्वेश्चन पहले आपको समझा दूंगा, ताकि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना तो आपको पहले ही नॉलेज होगी कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही, यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं इसका आंसर डायरेक्ट 1 टिक करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, माइनस वाला 1 नहीं होता, ठीक है। तो आपका क्या होगा देखो sin² 60 और माइनस में cos² 60, वैल्यू रख दो। sin 60 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, cos 60 कितना होता है cos 60 आपका होता है 1/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलोगे 3/4, इसका स्क्वायर खोलोगे 1/4 यानी कि 2/4, और 2/4 को क्या बोलते हैं 1/2, तो 1/2 इस क्वेश्चन का क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे इन MCQ लेक्चर से, आपको जो है ना टेबल भी याद हो जाएगी, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को आप सोल्व करोगे, वैल्यू को पुट करोगे sin 60 कभी cos 60 कभी tan 45, तो वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली याद होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम के अंदर पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। 7 secant² थीटा माइनस 7 tan² थीटा, आप 7 है ना कॉमन ले लो, बाहर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच गया secant² थीटा माइनस tan² थीटा। आपको फॉर्मूले टिप्स पे याद होने चाहिए, इसका आंसर तो कितना होता है 1 होता है, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म। जैसे इस 7 की जगह अगर कुछ भी आपसे पूछ ले, मान लो आपसे पूछ ले 9 secant² A माइनस 9 secant² B, इसका आंसर कितना होता आपका 9 हो जाता, ठीक है। आपसे पूछ लेता 11 tan² A, सॉरी ये A है B नहीं है, ठीक है, और माइनस में 11 secant² A, ये पूछ ले। अब की बार देखो 11 तो होगा लेकिन
टेन स्क्वेयर माइनस सीकेंड स्क्वेयर हो गया तो -1 और हो जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर कितना होएगा -11। तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि कहाँ माइनस में मिस्टेक आपसे हो सकती है और कहाँ आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। पहले सीकेंड स्क्वेयर आएगा, फिर टेन स्क्वेयर आएगा और बीच में साइन माइनस का आएगा, बस इसी का फॉर्मूला होता है, बाकी किसी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक बता दिया और फिर इसके ऊपर हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अब एक और लेक्चर इसके अंदर में सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट MCQ बच गए वो डिस्कस करेंगे। अगर हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर हम 3 लेक्चर के अंदर तो इसको खत्म कर ही देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।